हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं JKSSB जेई 2015 के सिविल इंजीनियरिंग पेपर को। तो हम उसमें से डिस्कस करेंगे आरसीसी और कंक्रीट वाली सेक्शन को, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आरसीसी और कंक्रीट में पूछे गए थे वो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनका अच्छे से एनालिसिस भी करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आरसीसी सेक्शन में वो था, द क्रीप इन कंक्रीट इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेसेस, ऑप्शन बी इज एज एट द कमेंसमेंट ऑफ लोडिंग, ऑप्शन सी इज ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग एंड द ऑप्शन डी इज ओनली द स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो क्रीप होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। सबसे अब नोट कर लीजिए साथ साथ प्लीज़। सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट। सबसे पहले क्या आएगा? क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट। तो जब हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट होगा, तो जब गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट होगा तो क्रीप बहुत कम होगी, यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट रिटार्ड्स द क्रीप। और जो सेकंड नंबर पे जो क्रीप डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कंक्रीट मिक्स रेशियो पे, कंक्रीट मिक्स रेशो पे। और थर्ड नंबर पे ये डिपेंड करता है सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे। सीमेंट की अगर अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो क्रीप बहुत कम होगा, अगर सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी तो क्रीप बहुत ज़्यादा होगा। और फोर्थ नंबर पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और उसके बाद ये डिपेंड करता है स्ट्रेस लेवल पे, यानी कि कितना हमने स्ट्रेस दिया हुआ है ऊपर से, यानी कितना लोड लगाया हुआ है। और उसके बाद ये डिपेंड करता है एज एट लोडिंग। ये प्लीज़ अब सभी चीज़ें नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पर भी। तो ये 7 चीज़ें थी जिसके ऊपर क्रीप डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी था, ओनली द स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड, इसके ऊपर क्रीप जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। And the next question is, in an under reinforced section, अब हमने किसकी बात करनी है? अंडर reinforced section की। अब हमें पता है कि अंडर reinforced section ऐसा होता है जहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो लेस देन एक्सयू लिमिटिंग होता है, यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो थोड़ा क्रिटिकल सेक्शन से ऊपर को, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से वो ऊपर को लाई करती है। अब अंडर reinforced सेक्शन में हमें बताना है, ऑप्शन ए इज concrete is fully stressed to its permissible value, option B is steel is fully stressed to its permissible value, option C is concrete and steel both are partially stressed to their permissible value, and the option D is steel is partially stressed to its permissible value। अब हमें पता है कि जो अंडर reinforced सेक्शन होता है, अंडर reinforced सेक्शन में क्या होता है? डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर का मतलब है कि स्टील फेल हो जाता है, यानी कि जो अंडर reinforced सेक्शन है, इस सेक्शन में जो स्टील होता है वो फुली स्ट्रेस्ड हो जाता है, वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को रीच कर जाता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो ऑप्शन ए था, कंक्रीट इज फुली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल वैल्यू, ये ऑप्शन आ जाता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगी तो हमारे पास कंक्रीट फेल होगा, जिसे हम ब्रिटल फेलियर भी कहते हैं। और जो ऑप्शन सी था, कंक्रीट एंड स्टील बोथ आर पार्शली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल वैल्यू, कंक्रीट और स्टील जो है वो दोनों एक साथ अपनी परमिसिबल वैल्यू को रीच कर रहे हैं, तो ये होता था बैलेंस सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर द डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स। अब हमें कंक्रीट मिक्स का डिज़ाइन के बारे में बताना है, कौन सा कोड है? ऑप्शन ए इज IS 456-2000, ऑप्शन बी इज IS 800-2000, ऑप्शन सी इज IS 875-1987 एंड द ऑप्शन डी इज IS 10262-2009। अब जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का जो कोड होता है वो होता है IS 10262-2009। अब जो ऑप्शन ए था 456-2000, ये हम यूज़ करते हैं प्लेन और RCC स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी कि जब हम प्लेन कंक्रीट और RCC यूज़ करेंगे तब उसके लिए हमारे पास कोड IS 456-2000। अब जो IS 800-2007 है, ये है स्टील कोड।
स्टील कोड। अब जो IS 875 1987 है, अब इसके 4 पार्ट हैं, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब जो पार्ट 1 है ये डेड लोड के लिए यूज़ होता है, और जो पार्ट 2 है यानी कि IS 875 1987 पार्ट 2 ये यूज़ होगा लाइव लोड के लिए। जो पार्ट 3 है ये यूज़ होगा विंड लोड के लिए, और जो पार्ट 4 है ये यूज़ होगा स्नो लोड के लिए। प्लीज़ आप साथ साथ में ये भी नोट कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन HYSD bars are used, the reinforcement in either direction of RCC slabs shall not be less than. Option A is 0.12% of the total cross sectional area. Option B is 0.2% of the total cross sectional area. Option C is 0.15% of the total cross sectional area, and the option D is 0.80% of the total cross sectional area. तो हमें याद रखना है कि जब भी कभी हम Fe 250 यूज़ करेंगे तो Fe 250 के केस में जो रिइंफोर्समेंट आ जाएगी 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ Fe 250। और जब कभी हम Fe 415 की बात करेंगे तो इस केस में 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिइंफोर्समेंट कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ RCC स्लैब्स। और जब हम Fe 500 यूज़ करेंगे तो जो रिइंफोर्समेंट होनी चाहिए वो 0.3% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया HYSD बार्स जो कि Fe 415 होता है, तो वो होता है 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following grades of concrete is used as a minimum grade of RCC design near the sea coast? अब हमें पता है कि जो सी कोस्ट के नज़दीक जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। तो सीवियर के केस में हम मिनिमम जो ग्रेड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं M30। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और अब हमें ये पूछा था RCC डिज़ाइन के लिए क्या आ जाएगा M30। अगर हमें पूछा होता कि सीवियर के केस में इन केस ऑफ PCC यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो उस केस में जो मिनिमम होता ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो होता M20। और बाकी कंडीशंस भी जान लेते हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहले आती है माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर वेरी सीवियर, उसके बाद आती है एक्सट्रीम। माइल्ड के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो है M20। मॉडरेट कंडीशंस के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ RCC वो है M25। सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35, तो एक्सट्रीम के लिए M40। अब कैसे याद रखना है, MMSVE, MMS तो याद रहेगा ना सबको, उसके बाद आपने VE लगा देना है। M से माइल्ड, M से मॉडरेट, S से सीवियर, V से वेरी सीवियर, तो E से एक्सट्रीम। तो यहाँ पर हमने 5 से बढ़ाना है, M20, M25, M30, M35 तो M40। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीवियर था तो वो था M30। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if Fy is the yield stress and Es is the modulus of elasticity of reinforcing steel bars, then the maximum strain in the steel at failure is given by। अब हमें बताना है मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील आता है वो आता है 0.87 Fy अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस 0.002। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Fy अपान 1.15 ES प्लस 0.002। अब जो ये है ये ऑप्शन ए ये बिल्कुल करेक्ट बनता है, ये है मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील।
अब हमें पूछा जाए अगर मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट क्या है तो वो होगा 0.0035। ये हमें वैल्यूज याद कर लेनी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर HYSD बार्स। अब हमें HYSD बार्स के लिए टेंसाइल स्ट्रेसेस बतानी है ऑफ ग्रेड FE 500। अब हमें FE 500 के बारे में बताना है कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी। अब हमें पता है कि जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होती है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्या लेते हैं इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वो हम लेते हैं 1.8। देयरफॉर अब FE 500 के केस में क्या आ जाएगी हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ इसकी 500 अपॉन 1.8 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.75 के आसपास बनती है, यानी कि 2.75 न्यूटन पर mm²। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम बाकी केस में भी देख लेते हैं। जब हम FE 250 की देखेंगे तो अब इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 250 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं 1.8। तो अब जो इसकी परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी 140 न्यूटन पर mm² के आसपास। और अगर हम बात करें FE 415 की तो इस केस में 415 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.8 जो कि अप्रॉक्सीमेटली बनता है 230 न्यूटन पर mm²। तो दोस्तों जब भी कभी मैं परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात की जाए तो सीधा उसका फार्मूला में लगा देना है। परमिसिबल स्ट्रेसेस का फार्मूला क्या आएगा, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली 1.8 के आसपास लेते हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। And the next question is, if XU is the depth of neutral axis in the limit state of collapse for flexure, the depth of center of compressive force from the extreme fiber in compression, तो जो वो डेप्थ होता है वो होता है 0.42 XU। Therefore option B is correct. And the next question is, the unsupported length of a RCC column between end restraints shall not exceed। अब यहाँ पर जो एंड हैं वो क्या हैं, रिस्ट्रेंट्स हैं। जब भी कभी आपके पास एंड रिस्ट्रेंट्स होंगे जो अनसपोर्टेड लेंथ होगी कॉलम की शुड नॉट एक्सीड 60 टाइम्स दिस लेटरल डायमेंशन, शुड नॉट एक्सीड 60 टाइम्स इट्स लेटरल डायमेंशन। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन हो सकता है हमें ये बोला जाए कि इफ़ वन एंड इज अनरिस्ट्रेंड तब अनसपोर्टेड लेंथ क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 100 B² अपॉन D। अब ये वो वाला केस है जिसमें केस में क्या होगा, इफ वन एंड इज अनरिस्ट्रेंड। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था बिटवीन एंड रिस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर एंड जो थे दोनों के दोनों क्या थे, रिस्ट्रेंट्स थे। तो इस केस में जो लेंथ होनी चाहिए वो 60 टाइम्स इट्स लिटिल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऐसे केस की, क्योंकि एक ऐसी पार्ट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास वन एंड अगर अनरिस्ट्रेंड है तो उस केस में जो अनसपोर्टेड लेंथ होनी चाहिए शुड नॉट एक्सीड 100 B² अपॉन D, वेयर B इज द, जहाँ पर जो अब दोबारा वैल्यू में लिख देता हूँ 100 B² अपॉन D किस केस में, जब वन एंड इज अनरिस्ट्रेंड। तो उस केस की ये अनसपोर्टेड लेंथ है, इससे ज़्यादा शुड नॉट बी लेस देन, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो B होगा, B आ गया हमारे पास विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो स्मॉल d था वो आ गया डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द फुल एरिया ऑफ कंक्रीट। अब हमें बताना है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कंक्रीट पे कितनी होगी। अब जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी कंक्रीट पे वो होगी 0.446 FC के
जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.45 FCK बनती है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमें अगर पूछा जाए कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील, अब जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होगी स्टील में वो होगी 0.87 FY। आप प्लीज ये भी नोट कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ फॉर RCC डिजाइन एज पर IS 456 कैन बी टेकन एज। तो अब याद कर लीजिए, ये होता है 0.0003। अब 0.0003 क्या है? ऑप्शन डी। यानी कि जो अल्टीमेट श्रिंकेज होती है RCC में वो हम लेते हैं 0.0003 mm/मिनट। लेकिन जब कभी हमें पूछा जाए कि अल्टीमेट श्रिंकेज अकॉर्डिंग टू व्हिटनीज थ्योरी, व्हिटनीज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा अल्टीमेट श्रिंकेज, तो हम याद कर लेंगे कि 0.003। अब व्हिटनीज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेन होना चाहिए 0.3%, क्योंकि यही तो 0.003 के आसपास बनेगा। ये मैं केस किसका बता रहा हूँ? व्हिटनी का। लेकिन RCC कोड, RCC के अकॉर्डिंग मतलब IS 456 के अकॉर्डिंग होता है 0.003 mm/मिनट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनकरेज वैल्यू फॉर ए स्टैंडर्ड U टाइप हुक शैल बी इक्वल टू। अब हमें जो U टाइप हुक है हमें उसके लिए बताना है कि एनकरेज वैल्यू क्या क्या होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कभी हमारे पास 45 डिग्री का बैंड आएगा, यानी कि जब भी कभी हमारे पास 45 डिग्री का बैंड आएगा तो जो एनकरेज वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4/5 वेयर 5 डाया ऑफ बार। और जब कभी हमारे पास बैंड 90 डिग्री का होगा तो एनकरेज वैल्यू क्या होगी? 8/5। और जब कभी बैंड हमारे पास 135 डिग्री का होगा तो जो एनकरेज वैल्यू होगी वो होगी 12/5। और जब कभी हमारे पास 180 डिग्री का बैंड होगा तो जो एनकरेज वैल्यू होगी वो होगी 16/5। दोबारा से देख लीजिए आप, जब 45 डिग्री था तो हमने 4/5 लिया एनकरेज वैल्यू। जब 90 डिग्री का बैंड था तो हमने 8/5 लिया। जब कभी 135 डिग्री का बैंड था तो 12/5। जब कभी 180 डिग्री का बैंड था तो हमने 16/5 वैल्यू ले ली किसकी? एनकरेज वैल्यू की जो वैल्यू थी वो क्या आ गई? 16/5। ये सभी IS कोड के अकॉर्डिंग है, IS 456 के अकॉर्डिंग। तो 45 पे 4/5 तो हमने 4/5 बढ़ाना है। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बढ़ रहा है तो यहाँ पर साथ में एनकरेज वैल्यू 4/5 के हिसाब से बढ़ रही है। तो अब हमारे पास है U हुक टाइप, U टाइप बैंड। अब U टाइप बैंड कुछ इस तरीके से होगा तो जो कि एंगल हमें देगा 180 डिग्री के आसपास। तो जो 180 डिग्री का जो था उस केस में जो एनकरेज वैल्यू थी वो क्या थी? 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड फेस reinforcement shall be provided along the two faces of a reinforced concrete beam when the depth of web exceeds। अब हमें यहाँ पर बताना है कि हमने साइड reinforcement किस केस में अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग। इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, यानी कि अगर बीम जो है उसमें टॉर्जन हो रही है तो जो बीम की डेप्थ होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 450 mm फॉर shear साइड shear फॉर reinforcement, साइड फेस reinforcement। यानी कि अगर आपके पास बीम की डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन 450 mm है, यानी कि जब बीम की डेप्थ जो है ग्रेटर देन 450 mm है और साथ में जो बीम है वो सब्जेक्टेड टू टॉर्जन है, तो इस केस में हम शेयर साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे।
और जब कभी आपके पास बीम की डेप्थ ग्रेटर देन 750 mm है और बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आपके पास जो बीम है वो सब्जेक्टेड टू टॉर्जन है तो उस केस में हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट उस केस में करेंगे जिसके जब हमारे पास डेप्थ एक्सीड कर जाएगी 450 mm को। और अगर हमारे पास एक ऐसा बीम है जिसमें कोई भी टॉर्जन नहीं लग रही तो उस केस में जो बीम की डेप्थ होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 750 mm फॉर प्रोवाइडिंग साइड फेस रेइंफोर्समेंट। अब इस क्वेश्चन में हमें सिंपल सब साइड फेस रेइंफोर्समेंट पूछा गया है, ना ही बोला गया है कि जो बीम है वो सब्जेक्टेड टू टॉर्जन है या फिर नहीं है। तो हम वो केस कंसीडर करेंगे जिस केस में बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। तो इस केस में जो लिमिट है डेप्थ ऑफ वेब की वो 750 से ज़्यादा होगी, तभी ही जाकर हम साइड फेस रेइंफोर्समेंट करेंगे। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। और जो साइड फेस रेइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ वेब एरिया, एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ वेब एरिया। तो प्लीज़ आप इसको भी नोट कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर two-way continuous slabs of shorter spans up to 3.5 meter with steel grade 450 Fe415, the span to overall depth ratio which satisfies the vertical deflection limits। ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के केस बनते हैं। सबसे पहला केस आएगा जैसे कि स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो किसके लिए, फॉर माइल्ड स्टील। ये किसका केस है, माइल्ड स्टील का। तो यहाँ पर जो स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो है वो है HYSD बार्स के लिए। ठीक है। अब अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ठीक है, अब अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो और हमारे पास जो रेइंफोर्समेंट है वो माइल्ड स्टील रेइंफोर्समेंट है, तो उस केस में जो स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो होगी वो होगी 35। और अगर हमारे पास जो रेइंफोर्समेंट है वो HYSD बार्स हैं तो उस केस में जो स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो होगी यानी कि L/D रेशियो होगी वो कितनी होगी, 28। और जब हमारे पास कहीं कंटिन्यूस बीम है या फिर कंटिन्यूस स्लैब है तो उस केस में क्या होगा, जब हमारे पास अगर माइल्ड स्टील है तो उस केस में जो स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो है वो 40 है और HYSD बार्स के लिए जो स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो होगी वो 32 होगी इन केस ऑफ कंटिन्यूस स्लैब। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कंटिन्यूस स्लैब्स और साथ में जो हमें रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है वो Fe415 है। तो ये केस बनता है ये वाला, स्लैब जो है वो कंटिन्यूस है और साथ में जो रेइंफोर्समेंट है वो HYSD बार्स है यानी कि Fe415 या फिर Fe500। तो इस केस में जो स्पेन अपॉन डेप्थ रेशियो होगी वो क्या होगी, 32। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब प्लीज़ इस सब को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेड ऑफ स्टील विच इज डेजिग्नेटेड एज TOR 40 इन कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स इज, वो होता है Fe415। इसे हम HYSD बार्स भी कहते हैं जो कि होता है हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, डिफॉर्म्ड बार कहें या स्टील कहें, जो मर्जी कहें आप। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि JKSSB JEE 2015 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछे गए थे और जो कि RCC सेक्शन और कंक्रीट सेक्शन में पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और अच्छे से पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए MCQ वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।